Hello everyone, myself Sayyada Nishat Fatima. I have secured an All India rank of 6183 in NEET 2025 with a score of 567. इस वीडियो में मैं अपने टेस्ट के बारे में बताऊंगी। मैंने कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ अपने ड्रॉप ईयर में परचेज़ की थी, लास्ट में मैंने कितने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे और उनका क्या स्कोर रहता था, और अलग अलग टेस्ट सीरीज़ को भी मैं कंपेयर करके इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो के मेजरली 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने अपने दिसंबर से पहले तक जितने जो टेस्ट दिए थे, जो कि पार्ट सिलेबस थे, वो कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करके रखी थी और किसके टेस्ट दिए थे। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं अपने फुल सिलेबस टेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगी कि मैंने कितने फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे और किस किस तरह के दिए थे, कहाँ कहाँ से दिए थे। तो सबसे पहले जो मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी वो एलन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ थी, जिसका नाम लीडर टेस्ट सीरीज़ था। ये काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन मैंने इसको 1 सितंबर से ज्वाइन किया था। इसमें अगर हम इसके टेस्ट को डिवाइड करें तो बेसिकली 2 तरीके के टेस्ट होते थे। एक दिसंबर से पहले इसके पार्ट टेस्ट हुआ करते थे, और दिसंबर के बाद जनवरी के एंड से यहाँ पे मेजर शुरू हो जाते थे, जो कि आपके फुल सिलेबस टेस्ट होते थे। टोटल अगर लीडर के टेस्ट को कंबाइन किया जाए तो अराउंड 26 टेस्ट होते थे इसमें। तो अगर हम पार्ट सिलेबस टेस्ट की बात की जाए तो इसमें 2 तरीके के पार्ट टेस्ट होते थे। एक यूनिट टेस्ट होता था और एक रिव्यू टेस्ट होते थे। यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस होता था रिव्यू टेस्ट के कंपेयर में छोटा होता था, और हर 2-3 यूनिट टेस्ट के बाद एक रिव्यू टेस्ट रखा जाता था, जिसका जो सिलेबस होता था वो 2 या 3 उससे पहले जितने भी यूनिट टेस्ट हुए हैं सब का सिलेबस को वो रिव्यू टेस्ट कंटेन करता था, और उस सिलेबस पे टेस्ट रखा जाता था। बेसिकली आप अगर एलन के टेस्ट के साथ साथ चलते जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आगे सिलेबस अपना कर रहे हो और पीछे वाले टेस्ट के जो सिलेबस है वो भूलते जा रहे हैं। रिव्यू टेस्ट इसीलिए रखा जाता है ताकि आप टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करते जाए, जो आपका जो पुराना जो टॉपिक्स है वो आप भूलें ना। तो इस तरीके से इसका पैटर्न चलता था। और अगर टेस्ट के क्वालिटी की बात की जाए तो एलन के टेस्ट मैं बोलूँगी थोड़े से टफ़र साइड में तो होते हैं, ऐसा नहीं रहता है। इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड रहते हैं, हार्ड रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि आप इनको बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते, लेकिन भले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेंदी रहेंगे, कुछ ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, कुछ बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि कुछ ना कुछ हिडन टर्म्स वो यूज़ कर लेते हैं। और ओवरऑल टेस्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। मतलब अगर आप पूरे साल इसको फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, और इसमें अगर आपके जो नंबर है टेस्ट के वो सही चल रहे हैं, रैंक आपकी सही आ रही है, तो इट इज़ मोर देन इनफ ये जो टेस्ट है। और अगर इसकी एलन की टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे एनरोल होते हैं, जिससे आपको एक अपनी रैंक का भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। और एंड तक आते आते जो मेजर टेस्ट सीरीज़ होते हैं उसमें अराउंड 1 लाख तो बच्चे बैठ ही जाते होंगे, जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाता है एट दी एंड कि आपका रैंक क्या होने वाला है। अगर मैं एलन के अपने स्कोर्स की बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हर टेस्ट के बाद मेरा स्कोर इंक्रीज़ ही कर रहा होता था, लेकिन ग्राफ जो था मेरा वो ओवरऑल इंक्रीज़ किया था मेरा स्कोर, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आए थे। जो मैंने पहला टेस्ट दिया था 1 सितंबर को, उसमें मेरे मार्क्स 593 आए थे। लेकिन जो मैंने आखिरी अपना पार्ट सिलेबस टेस्ट दिया था विच वाज रिव्यू 4, जिसमें 50% सिलेबस आया था, उसमें मैंने अपना स्कोर इंक्रीज़ करके 666 कर लिया था। स्टार्टिंग में मैं अगर बात करूँ तो जैसे नॉर्मल प्रिपेयर करते थे टेस्ट के लिए मैं वैसे ही किया करती थी, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, अब स्कोर को 600 के प्लस लेके जाना है, 650 के प्लस लेके जाना है। तो मैंने अपने प्रिपरेशन में टेस्ट की और भी चीज़ें इंक्लूड की, जिसकी वजह से मेरा जो टेस्ट का जो मार्क्स है वो तुरंत बूस्ट कर जाता था। बेसिकली मैंने टारगेट बैच लिया था, या उससे पहले मैंने अभ्यास बैच लिया था
तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि मैं कैसे करती थी। तो हर टेस्ट के पहले जो टाइम मिलता था उसमें मैं उस टेस्ट का जो सिलेबस हुआ करता था उससे मैं अभ्यास बैच या टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करती थी। और जब मैंने पहली बार अभ्यास बैच को इंक्लूड किया था टेस्ट के प्रिपरेशन में, तो उससे मुझे तुरंत रिज़ल्ट मिला था कि तुरंत एकदम स्कोर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था। जैसे कि मैंने जो पहला टेस्ट दिया था वो 593 मार्क्स आए थे, लेकिन जो मैंने एलन का दूसरा टेस्ट दिया उसमें मैंने अभ्यास बैच से प्रैक्टिस करके गई थी मैं क्वेश्चंस, तो उसमें मेरा 593 से तुरंत 624 चला गया था मार्क्स, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि एलन के टेस्ट मैंने 12th क्लास में भी परचेज़ किए थे, उसमें भी मैंने दिया था टेस्ट, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में मुझे 600 प्लस मैंने देखे ही नहीं थे एलन में। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि उस वक्त 624 आ गए थे मुझे। और उसके बाद जो जैसे जैसे मैं आगे भी प्रैक्टिस करती रही तो ओवरऑल आपका जो स्कोर था मेरा इंक्रीज़ ही मैंने देखा है। काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि इंक्रीज़ करते करते, जैसे कि मैं एक बार 644 पे आई थी, लेकिन उसके अगले टेस्ट में मैंने चाहा था कि हाँ इस बार 644 से मैं 650 प्लस कर लूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरा जो मार्क्स था वो 637 चला गया था। फिर मैंने सोचा ठीक है 3-4 ही नंबर गिरे हैं, अगले टेस्ट में और मेहनत करके और कर लूँगी। बेसिकली उतना ज़्यादा मैं लो स्कोर को बारे में सोचती नहीं थी। और जो मेरे मामा थे जो मुझे गाइड करते थे थ्रू आउट द जर्नी, जिन्होंने मुझे गाइड किया है, वो उतना ज़्यादा बोलते नहीं थे कि लो स्कोर है तो उतना टेंशन मत लो, ज़्यादा उसके एनालिसिस पे टाइम स्पेंड करना पड़ता था मुझे, और ज़्यादा एनालाइज करती थी, ज़्यादा ध्यान में रखती थी कि क्या क्या सिली मिस्टेक हुए, अगले बार में नहीं करना है। तो जब मुझे 637 मार्क्स आए थे उसके बाद मैंने सोचा था अब तो मैंने अच्छे से एनालाइज कर लिया, पढ़ लिया, अब तो इस बार जो टेस्ट होगा उसमें तो मेरे मार्क्स इंक्रीज़ करने चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि 637 से अगेन मार्क्स मेरा डाउन होकर 631 चले गए। अब इसके बाद मैं पूरी टूट गई थी, मुझे लगा था कि भाई अब लगता है मेरा स्कोर सिर्फ डाउन ही जाएगा, अब मेरा जो सपना है 650 प्लस लाने का वो कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फिर से पढ़ा और फिर 631 के बाद रिव्यू 3 आया, जिससे उस वक्त मुझे रिव्यू से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, रिव्यू टेस्ट से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस आता था और वो थोड़े से हार्ड तो हुआ करते थे यूनिट टेस्ट के मुकाबले, लेकिन अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आ जाता मार्क्स। तो जो मेरा रिव्यू 3 हुआ था जिसमें मुझे डर था कि भाई अब तो और स्कोर डाउन जाएगा 631 से भी, उसमें मैंने फिर फाइनली स्कोर किया 643 इतना मेहनत करके। तो बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमेशा स्कोर अप ही जा रहा है और अगर एक बार स्कोर डाउन हुआ तो तुरंत कम बैक कर लिया। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था मुझे अपने पुराने स्कोर पर वापस आने का। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं अभ्यास बैच और टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते गई उसके बाद मेरा स्कोर इंक्रीज़ ही करता गया है। और 666 के बाद अगर फिर मेजर स्टार्ट हो गए थे, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे 11 थोड़ी सी कमज़ोर थी। तो जब फुल सिलेबस टेस्ट आपके स्टार्ट होते हैं तो ऐसा नहीं रहता है कि उसमें अगर पार्ट सिलेबस टेस्ट में आपके 666 आ गए तो उसके बाद फिर वो भी इंक्रीज़ करेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट का फिर अपना अलग से स्टार्ट हो जाता है, उसमें फिर से जो आपके पहले टेस्ट आप देंगे फुल सिलेबस का उसमें फिर से आपका कम ही मार्क्स आएगा और आपको जितना ज़्यादा आप फुल सिलेबस टेस्ट देते जाएंगे एंड तक आते आते आपका मार्क्स इंक्रीज़ करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले से अगर पार्ट टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं तो फुल सिलेबस टेस्ट में भी आए। मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था क्योंकि मैंने जो पहला फुल सिलेबस टेस्ट ये पहला जो 11th का मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरे 573 मार्क्स आए थे, 577 मार्क्स आए थे, विच वॉज़ अ बिट हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी क्योंकि पिछले टेस्ट में मेरे 666 मार्क्स आए और इस बार मेरे 577 आ रहे हैं। लेकिन फिर इसको मैनेज करने के लिए मैंने बहुत सारे 11th फुल 11th के टेस्ट दिए थे जिसके बाद मेरा स्कोर थोड़ा सा सही हुआ। फिर जो फुल सिलेबस टेस्ट भी स्टार्ट होता है तो उसका भी यही रहता है कि आप जितना ज़्यादा टेस्ट देते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर इंक्रीज़ करेगा। तो अब मेरे दूसरे टेस्ट की बात की जाए तो वो नीट प्रेप का टेस्ट था। नीट प्रेप में जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं अलग अलग, लेकिन जो मैंने अपने लिए लिया था उस टाइम वो था मेरा वाइटल टेस्ट सीरीज़। ये जो टेस्ट थे वो 29 सितंबर से स्टार्ट हुए थे
और जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हर टेस्ट जो मेरा था वो अलग अलग पैटर्न फॉलो करता था, सबके अलग सिलेबस हुआ करते थे, जिसकी वजह से मैं जो एंड में 3 टेस्ट दिया करती थी वो तीनों टेस्ट से ही रिवाइज़ हो जाते थे। मेरे जो सिलेबस थे बार बार रिवाइज़ होते हुए चलता था मेरा सिलेबस। तो नीट प्रेप का जो पैटर्न जो वाइटल के लिए वो फॉलो कर रहे थे वो कुछ ऐसा था कि पहले आप कह सकते हैं जो पार्ट टेस्ट हुआ करते थे उसमें पहले 11th का सिलेबस आएगा, फिर 12th का, फिर 11th का, फिर 12th का, फिर 11th का, ऐसे करके चलता था। उसके बाद जनवरी से वहाँ पे 11th, फुल 11th और फुल 12th के अल्टरनेट डेज़ में टेस्ट स्टार्ट हो जाते थे, और मार्च से वहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होते थे। अब अगर वहाँ के टेस्ट के क्वेश्चंस की बात की जाए तो सही बताया तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कहीं भी नहीं देखे हैं। इसका सॉल्यूशन आपको नेट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद से ही क्वेश्चंस बनाते हैं और नेट में भी आपको इसके सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव सवाल हुआ करते थे इनके, और देखा जाए तो एलन से भी थोड़े टफ ही हुआ करते थे ये आपके दिमाग को मतलब अलग ही डायमेंशन में ले जाते हैं सोचने के लिए। तो अगर आपको चाहिए कि काफ़ी न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ऐसा कि जो कहीं देखा देखा ना लगे सवाल। कभी कभी होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो भले हार्ड होता है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि देखा देखा है, लेकिन जो नीट प्रेप के जो क्वेश्चंस थे वो कभी भी रिपीट नहीं होते थे और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस रहते थे इसके। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लंबे लंबे रहते थे, कैलकुलेशन कभी कभी मैथ्स इसकी हार्ड कर देते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा डायग्राम बेस्ड रहते थे, और भी मतलब बहुत ज़्यादा सेट वाइज क्वेश्चंस रहते थे इसमें। अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस दिख सकते सारे इसी में दिख जाते थे एक पेपर में, और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का उसका टेस्ट हुआ करता था। और इसमें एक और चीज़ थी कि जो टॉप 100 में जो बच्चे आते थे उनको ये प्राइज़ मनी दिया करते थे। तो भले मेरा टेस्ट उतना अच्छा नहीं जाता था लेकिन 2 बार मेरे नाम आए हैं टॉप 100 में। और अगर इसके टेस्ट के स्कोर की बात की जाए तो इसका टेस्ट में जो स्कोर आते थे वो एलन से भी कम आते थे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी। और अगर आपको जैसे नीट 2025 का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था, एकदम शॉक देने वाला पेपर था। तो नीट प्रेप का जो पेपर था वो कुछ ऐसे ही हुआ करता था, और काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। मेरा जो इसमें स्कोर रेंज रहता था वो मेरा लोएस्ट इसमें गया है 560 के अराउंड, और हाईएस्ट मेरा गया इसमें 650 के अराउंड। इसमें एलन से भी ज़्यादा वेरी करता था स्कोर। एलन के जो टेस्ट थे उसमें फिर भी मेरा जो स्कोर था वो ओवरऑल तो इंक्रीज़ किया था, लेकिन इसके जो टेस्ट हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहते थे, और वाकई में पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता था इनके टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। और ऐसा रहता था कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरी किया था मेरा नंबर। जैसे कि पहला जो टेस्ट मैंने दिया था नीट प्रेप का उसमें मेरे नंबर 596 आए थे, फिर उसके दूसरे वाले टेस्ट में मेरे 593 आए, उसके बाद मेरे 640 आ रहे हैं, फिर 630, फिर 610, उसके बाद 648, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 601 तक गए थे। और जो उनका फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था उसमें भी कुछ इसी तरह का पैटर्न था। अब जो मेरा तीसरा टेस्ट था वो मेरा यकीन 2.0 का बैच का टेस्ट था। ये बाकी दोनों टेस्ट के मुकाबले में काफ़ी रिलीफ देता था, क्योंकि ये जो टेस्ट था वो इजी टू मॉडरेट हुआ करता था। ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता था, एनसीईआरटी के बाद शायद ही कभी क्वेश्चंस आए होंगे। और ये जो था ये आपके बैच के जो जैसे जैसे सिलेबस चल रहे उसी को फॉलो करता था। और यकीन 2.0 में भी मैं लेजेंड के टेस्ट देती थी। इसमें जो मेरा स्कोर रहता था वो हमेशा 600 प्लस ही रहता था, बहुत मतलब कभी भी 600 के नीचे तो नहीं आया है, और ज़्यादातर 650 प्लस रहता था। तो अगर आपका यकीन 2.0 के टेस्ट में अगर आपका 650 प्लस आ रहा है देन इट इज़ वेरी सेफ स्कोर फॉर यू। और अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो स्कोर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका परसेंटाइल होता है। अगर आपका भले आपका स्कोर आपको लग रहा है कि बहुत कम हो गया है, लेकिन आपका परसेंटाइल इंक्रीज़ किया है, सो दैट इज़ एन एक्चुअल अचीवमेंट फॉर यू, क्योंकि स्कोर से ज़्यादा आपका परसेंटाइल या फिर रैंक मैटर करता है। तो ये 3 जो मेरे टेस्ट थे वो मेरे मेजरली मैंने इन्हीं को थ्रू आउट द ईयर फॉलो किया है।
और जैसा कि मैंने बताया, ये तीनों टेस्ट के सिलेबस काफ़ी डिफरेंट हुआ करते थे और नेक्स्ट टेस्ट के जो जो पैटर्न फॉलो करते थे वो भी डिफरेंट हुआ करता था और मैं टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज़ किया करती थी। तो जैसे जैसे मैं वीकेंड में 3 टेस्ट देती थी, मेरा आप मान के चलिए कि 3 बार रिवाइज़ हो ही जाता था, क्योंकि भले एक चैप्टर अभी एलन के टेस्ट में आ रहा है तो हो सकता है वो नेक्स्ट टेस्ट में नीट प्रेप के टेस्ट में आए, नेक्स्ट में आपका पीडब्ल्यू के टेस्ट में आए। तो ऐसे करते करते आप कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स वो चैप्टर प्रैक्टिस हो जाता था।